प्रिय छात्रों, आज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी में अपन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाज को देखेंगे। जैसा कि कल आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि प्रारंभिक या प्राइमरी डेटा वो डेटा हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। ये समंक अपने मौलिक रूप में होते हैं क्योंकि ये समंक किसी पत्र पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशित नहीं होते हैं। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए ये समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंकों के संग्रहण करने की रीतियाँ क्या हों, मेथड्स क्या हों, किस तरह से उनको कलेक्ट किया जाए, तो ये अपन ले रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक, तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट, चौथा इनडायरेक्ट प्राइमरी रिसोर्सेज, और लास्ट में हो सकता है इंफॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स, प्रगणकों के द्वारा सूचनाओं का संग्रहण करवाना। जो सूचनाओं को संग्रह करते हैं उनको इन्यूमरेटर कहते हैं। अब इसके बाद में अपन एक एक को थोड़ा अलग से देखेंगे। तो सर्वप्रथम आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस रीति में जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी होती है, अनुसंधानकर्ता स्वयं उनके प्रत्यक्ष संपर्क में जाता है और उनसे सूचनाएं इकट्ठी करता है। इस रीति को प्रत्यक्ष रीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करनी है वह सूचना स्वयं उसी व्यक्ति विशेष से प्राप्त की जाती है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से। चूँकि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर सूचनाएं प्राप्त करता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। तो ये हुआ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। उसके बाद में दूसरा आता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी मौखिक जानकारी लें लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो अथवा ऐसा हो जिसमें संबंधित व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में फैले हुए हों तथा इन व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती, बल्कि साक्षियों विटनेस से मौखिक पूछताछ द्वारा समंक प्राप्त किए जाते हैं, जो कि स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जैसे मजदूरों से संबंधित सूचनाएं अगर लेनी हो तो वो मजदूरों से प्राप्त न करके मजदूर नेताओं से प्राप्त की जाए। तो इस तरह से जो सूचना लेते हैं वो मौखिक रूप से तो लेते हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष हो गई, तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर अनुमानतः सूचनाएं भेजते हैं।
चूँकि इसमें संवाददाता सूचनाओं का संकलन अपने ही तौर तरीक़ों से रुचि से करते हैं, अतः इनमें अशुद्धियों की संभावना अधिक होती है। इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्रों व पत्रिकाओं द्वारा किया जाता है। तो ये है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। अगर अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो और अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं जा पाता है तो उस क्षेत्र में जो संवाददाता हैं, कॉरेस्पोंडेंट हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपको पता है कि अखबार के अलग अलग संवाददाता होते हैं जो अपने अखबार को सूचना भेजते हैं। तो वो इस तरह से ये तीसरे नंबर पर प्राथमिक संबंध इकट्ठे कर सकते हैं संवाददाताओं के माध्यम से। और फिर उसके बाद में आगे लेते हैं अपने अप्रत्यक्ष से प्राथमिक स्रोत। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत इसलिए कहा जाता है कि इसमें शोधक या शोधकर्ता सूचनादाता के पास नहीं जाता, स्वयं जाने के स्थान पर वो अपनी समस्या से संबंधित प्रश्नों को सूचनादाता के पास भेज देता है। इसका लोकप्रिय जो रूप है वो है प्रश्नावली, जो आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सांख्यिकी में पढ़ा होगा। एक प्रश्नावली के द्वारा भी अनुसंधानकर्ता सूचनाएं इकट्ठी करता है। प्रश्नों की एक लिस्ट वो बना लेता है जो सूचनादाताओं के पास से डाक से भेजी जाती है, उसको कहते हैं क्वेश्चनेयर। जब अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा हो या सूचनादाता बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हों तो शोधकर्ता के लिए ये संभव नहीं होता कि वह प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोतों का सहारा ले। अतः वह इस मेथड को काम में लेता है, एक प्रश्नावली तैयार करता है और अलग अलग से जो सूचनादाता हैं उनके पास से प्रश्नावली तैयार करके डाक द्वारा भेज दी जाती है और फिर उत्तरदाता उस प्रश्नावली के उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास में भेज देते हैं। पर इसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे सूचनादाता शिक्षित हों, उनमें सहयोग की भावना हो। तो ये बातें जहाँ लागू होती हैं वहाँ प्रश्नावली के द्वारा भी सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती हैं। इसी तरह से टेलीफोन पर भी सूचना ले सकते हैं, रेडियो पर अपील करके भी सूचना ली जा सकती है। एक तरीका इसी में है फिर प्रगणकों के माध्यम से। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली या अनुसूची के रूप में छपवाकर अनेक प्रतियां बनवाता है। तत्पश्चात अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र को कई भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के लिए प्रगणकों की नियुक्ति कर देता है। इन्यूमिरेटर कहते हैं इंग्लिश में, जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियों को भरते हैं। इस रीति में संग्रहण की सफलता पूर्णतया प्रगणकों पर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरीका हो सकता है प्रगणकों के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी करवाई जाएं। ये प्राथमिक संबंध थे जिनके बारे में अपन ने देखा कि उनका संग्रहण किस तरह से किया जाए। और फिर उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक समंक। जब कोई अनुसंधान करता उन समंकों का उपयोग करता है जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हों, तो इस प्रकार के समंक द्वितीय समंक कहलाते हैं। सेकेंडरी डेटा वो हैं जो पहले से ही किसी ने अपने काम के लिए उनको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है और अब अपन उसको काम में ले रहे हैं। ऐसे समंक कहलाएंगे द्वितीयक समंक।
द्वितीयक समंक अपन कई जगह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट भी आंकड़ों से संबंधित कई सूचनाएं प्रकाशित करती है। सरकार समय समय पर विभिन्न तथ्यों का प्रकाशन करवाती है, जैसे देश की जनसंख्या कितनी है, कृषि उत्पादन कितना हुआ, राष्ट्रीय आय कितनी है आदि विषयों की सूचना सरकारी प्रकाशनों के माध्यम से मिलती है। तो सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं अपन या अनुसंधानकर्ता गवर्नमेंट पब्लिकेशन से। फिर सेकंड नंबर पर वो ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आदि समय समय पर अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करती हैं। तो वहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। दो तरीके हो गए सेकेंडरी डेटा को प्राप्त करने के, और फिर और प्राप्त कर सकते हैं अपन अर्ध सरकारी संस्थाओं के। सरकारी प्रकाशनों के अतिरिक्त नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड आदि विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट में आती हैं। नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड आदि ये पूर्णतः सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, जिनको कहते हैं अर्ध सरकारी संस्थाएं। ये भी आंकड़ों को एकत्रित करती हैं। तो उनसे अपन अगर आंकड़े प्राप्त करते हैं, जैसे जन्म और मरण से संबंधित आंकड़े नगर पालिकाएँ प्रकाशित करती हैं, इकट्ठे करती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित, तो ये आंकड़े वहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं द्वितीयक समंक के रूप में। अनुसंधान संस्थाओं द्वारा बहुत सी अनुसंधान से संबंधित संस्थाएं हैं जो समंक एकत्रित करती हैं। आप वहाँ से भी इन सूचनाओं को या समंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी डेटाज हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में मुख्य रूप से अंतर ये हुआ कि प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं कलेक्ट करता है, जबकि द्वितीयक समंक किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं वो वहाँ से प्राप्त करता है। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में अंतर और उनके बारे में विस्तृत जानकारी। फिर उसके बाद में समंक जो अपन ने कलेक्ट किए हैं उसमें दो तरीके आप लोगों ने देखे, प्रश्नावली और अनुसूची। प्रश्नावली को आप लोगों ने देख लिया है कि एक वो प्रश्नों की लिस्ट होती है, प्रश्नावली, जो उत्तरदाताओं के पास डाक से भेजी जाती है और उत्तरदाता उनके उत्तर शोधकर्ता को उपलब्ध करवाते हैं प्रश्नावली में। अनुसूची में होता क्या है, हालांकि वहाँ भी प्रश्न ही हैं, लेकिन अनुसूची में जो प्रश्नों की सूची है वो शोधकर्ता स्वयं जाता है उनके पास में, उत्तरदाताओं के पास में, या उसका प्रगणक जाता है और उनसे पूछ के उसका जवाब तैयार करता है। तो अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर ये हो गया एक। तो दूसरा इसमें अंतर है, अनुसूची का उपयोग एक छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग जहाँ जा के समंक इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली एक ऐसे क्षेत्र के लिए काम में ली जाती है जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो और दूर दूर फैला हुआ हो। तो अगर बड़ा क्षेत्र है तो प्रश्नावली काम में ली जा सकती है। व्यक्तिगत संपर्क, अनुसूची का प्रयोग करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अनुसूची का प्रयोग करते हैं तो या तो प्रगणक या अनुसंधानकर्ता स्वयं उस उत्तरदाता के पास व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ता है।
जबकि प्रश्नावली के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता बल्कि वो डाक से भेजी जाती है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं अनुसूची और प्रश्नावली को, जो आप लोग समझ गए होंगे। आपकी बुक में दे रखा है डिटेल में, इसे अच्छे से देख लें। प्रश्नावली कैसे बनाई जाती है, उसका स्वरूप क्या होता है, अनुसूची का स्वरूप क्या होता है, ये दोनों भी आप लोग बनाना इसमें पुस्तक से देख लें। परीक्षाओं में कई बार ये एक प्रश्नावली भी बनवा ली जाती है कि प्रश्नावली बनाइए या एक अनुसूची तैयार कीजिए। ये समंक जो अपन ने कलेक्ट किए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, इसके बाद में इनका संपादन होता है, इनमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं और उनको ठीक करने का काम आप अगले आपके ई व्याख्यान में मेरे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।